हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि 9th के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। अभी भी केवीएस के पेपर्स जो हैं वो साइंस के बाकी हैं, जो होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे तैयारी करवा रही हूँ आपको 9th के क्लास के साइंस को लेकर, और अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स को भी हम यहाँ पर प्रिपेयर करते रहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे आपको कह के चलना चाहूंगी कि आप इस सारे क्लासेस से जुड़े हुए वीडियोस को देखते तो जरूर हो, लेकिन आप इसे शेयर भी कर लेते हो, पूरा एंड तक नहीं देखते, जिससे कि आपको इसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियोस को चालू कर रहे हो तो लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सके, जानकारियों को पूरी तरीके से गेन कर सके, और इससे आने संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाओ। हम लेके चल रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है? ये होता है सेल, यानी कि कोशिका। कोशिका किसी भी जीव शरीर के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, जो उसे जीवित बनाती है, यानी कि सजीव बनाती है। शरीर जो सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, यानी उनमें जीविकोपार्जन से संबंधित उपापचयी क्रियाओं का संपादन किया जाता है। उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, यानी लाइफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कोशिका को डिफाइन करने की कर रहे हैं, तो कोशिका किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई, यानी द सेल is the smallest structural, functional and hereditary यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे कोशिका जो होती है वो किसी भी जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसकी अपनी एक निश्चित और विशिष्ट संरचना होती है। विशिष्ट संरचना कहने का तात्पर्य, कोशिकाएं जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, जितनी डिवर्सिटी को शो करती हैं, यानी कि रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, सबकी संरचनाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। फंक्शनल की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल कहने का तात्पर्य होता है कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी अंगक होते हैं वो अपने अपने कार्यों के लिए विशिष्टीकृत, यानी कि स्पेशलाइज्ड होते हैं। और अगर बात हम हेरिडिटिकल की करते हैं, यानी अनुवांशिक की, तो कोई भी कोशिका अपने ही जैसे नवजात कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसमें सेम जीन्स पाए जाते हैं, सेम गुणवत्ता पाई जाती है। कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो डिफरेंशिएशन के बेस पर ज्यादा होते हैं, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर्गत क्या पाया जाता है, क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीजें आपके रिमेम्बर बना रही हूँ, यानी कि आपके जानकारी में रख रही हूँ कि ये जो क्लास है वो रिविजन क्लास है, तो मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा वेस्टेज होगा, तो मैं सारी टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही हूँ क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड एनिमल सेल। ठीक उसी तरीके से व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके बाद बारी आती है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को लेकर, एंड मल्टीसेलुलर। अगर हम बात करें कोशिका के प्रकारों को लेकर, तो यहाँ पर 3 तरह की कोशिकाएं, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सेलुलर और मल्टी सेलुलर के बेस पर यहाँ पर 3 विभेदीकरण यानी कि अंतर स्पष्टीकरण के लिए आ सकता है, अंतर बताने के लिए पूछा जा सकता है। अब मैं यहाँ पे रफली आपको एक छोटा सा
क्लू देके चल रही हूँ। प्लांट सेल कहने का मतलब वो कोशिकाएं जो प्लांट में पाई जाती हैं। एनिमल सेल दैट मीन्स वो कोशिकाएं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक उस तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनके अंगकों के ऊपर या केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, जिसके कारण इनकी संरचनाएं अस्पष्ट होती हैं। वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में जो कोशिकाएं जो इसके अंतर्गत आती हैं उनमें जितने भी अंगक होते हैं या केंद्रक होता है उनके ऊपर आवरण पाया जाता है, जिसके कारण इनकी संरचनाएं पूरी तरीके से स्पष्ट होती हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात की जाए तो यूनिसेलुलर वो संरचनाएं होती हैं जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, और मल्टी सेलुलर में वो सारे के सारे जीव आते हैं जिनकी शारीरिक संरचना दो या दो से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती है। हम इससे रिगार्डेड और भी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इससे संबंधित सारी जानकारियां आप तक पहुंच सके। और जैसे ही आपके पेपर में खास करके जो केवीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको जब भी इस तरह के संबंधित क्वेश्चन आए तो आप उनको बहुत ही सरलता से अटेम्प्ट कर पाओ, हल कर पाओ। और आगे आने वाले जो बच्चे 9th में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये एक प्रिपरेशन क्लास हो सकता है, जिससे कि आप एक की पॉइंट्स के आधार पर इन चीजों को समझ सकते हो कि कोशिका के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कोशिका के शरीर की यानी सेल बॉडी को हम स्टडी के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं ताकि हम उसका अध्ययन कर पाए। पहला हिस्सा जो होता है, मैं हिंदी टर्मिनोलॉजी भी लिख के चल रही हूँ, पहला हिस्सा जो होता है वो आपके सेल वॉल का होता है। ये सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो आप इसे, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। ये चीजें डिफरेंशिएशन के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपके एनिमल सेल में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद बारी आती है आपके साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म जिसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट वाले में आपके 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर प्लांट सेल है तो वैक्यूल्स और अगर एनिमल सेल्स है तो न्यूक्लियस। और अगर एनिमल सेल है तो न्यूक्लियस। हम बात करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। सेल वॉल जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, वहीं पे सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब होता है वे संरचनाएं जो 3 स्तरीय होती हैं उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, और जिनकी संरचना द्विस्तरीय होती है उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है ये जानना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में उनके कार्यों को सबसे ज्यादा प्रमुखता प्रदान की जाती है। इनके 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है ये किसी भी कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है, ये कोशिका को बाहरी आघातों से बचाता है, और साथ में ये कोशिका के अंदर होने वाले संवहन की प्रक्रिया यानी कि कोई भी पदार्थ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सके इसके लिए उनके बीच में एक माध्यम का कार्य करता है। केंद्रक अगर बात हम करते हैं कोशिका झिल्ली की और कोशिका भित्ति की, तो ये दोनों ही सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, दैट मींस अर्धपारगम्य झिल्ली होते हैं जो चुनिंदा चीजों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसको लेते हैं कि ये किस प्रकार से परिवहन करता है, परिसंचरण करता है, तो यहाँ पे 3 पद्धतियां होती हैं, समपराशरणी, अल्पपराशरणी और अधिपराशरणी, अतिपराशरणी। अगर हम इन 3 प्रोसीजर को लेते हैं तो ये विसरण और परासरण की प्रक्रिया होती है जो आप चैप्टर में डीपली पढ़ सकते हो। अगली बारी आती है आपके साइटोप्लाज्म को जानने की। तो किसी भी कोशिका में 2 तरह के जीव द्रव्य पाए जाते हैं, एक जीव द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म और दूसरे को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका झिल्ली से केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। इस साइटोप्लाज्म में कई तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, एज अ लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम, लवक जिसको आप प्लास्टिड कहते हो। तो इस तरह के कई अंगक पाए जाते हैं जिनका अपना एक पार्टिकुलर वर्क होता है, और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो हर बार के सवाल में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल्स में आते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स,
फेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विशेषता यह है कि आप इन सभी के कार्यों को जरूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे संबंधित इनके कार्य क्या हैं और ये किन किन तरह के कार्यों का संपादन करते हैं, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ आपको उनके कार्य भी दे रहे हैं, जिनको कि आपको क्रॉस में यानी कि मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इनकी संरचना के आधार पर, इनके आधार के आधार पर, यानी इनकी संरचना के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ सिचुएट होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। अगला जो टॉपिक है वो आपके वैक्यूल्स को लेकर या न्यूक्लियस को लेकर है। वैक्यूल्स जो होता है वो प्लांट सेल में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, यानी ये मुख्य केंद्र बिंदु पे होता है। जब ये दो पार्टीशन में बढ़ता है तो सेल डिवीजन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। वैसे कोई भी वैक्यूल्स कोशिका के अंदर यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में ही पाया जाता है। जब इसमें ये फूड का स्टोरेज या वाटर का स्टोरेज करता है तो उस तरीके से इसका नाम बदल जाता है। अगर इसने पानी का स्टोरेज किया तो ये वाटर वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, और फूड का स्टोरेज किया तो फूड वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अगर ये ब्लैंक है और उत्सर्जी पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को ये कोशिका के बाहरी स्तर पर ले जाकर उससे उत्सर्जित करने का कार्य भी करता है। न्यूक्लियस की बात अगर हम करते हैं तो केंद्रीय भूमिका में जंतु कोशिका के अंतर्गत न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। केंद्रक भी द्विआवर्णीय संरचना होती है, यानी डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके बाहरी मेम्ब्रेन को हम केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसमें जालकनुमा संरचना होती है, जिससे कि हम जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क या गुणसूत्र जालक के रूप में जानते हैं। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो ये सेपरेटेड हो जाते हैं और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इन गुणसूत्रों पर छोटे छोटे दानेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको जिन कहते हैं, और यही जिन जो है वो आनुवांशिक गुणों का वाहक करते हैं और माता पिता के थ्रू यानी मातृ कोशिका के थ्रू नवजात कोशिकाओं में जो है वो गुणों को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। देखिए, इनको लेकर कुछ टिपिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि कोशिका थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले केंद्रक को किसने देखा था। आपने अपनी बुक देखी होगी तो एक ब्लॉक में ये सारी चीजें एज ए डिटेल दे रखी हैं कि सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दिया था, सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा था, या फिर सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था। तो ये एक बार लेके चलिएगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हम हिंदी में कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं, और कोशिका विभाजन कोशिका में संपन्न होने वाली अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। इसको समझने के पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली होती है सोमेटिक सेल, और दूसरा जो होता है वो गैमेटिक होता है। यानी इसको सरल भाषा में जो हिंदी में है वो हम कहते हैं वर्धी कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। वर्धी कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में आकार को परिवर्तित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वहीं पे जनन कोशिकाएं हमारे जननांगों में पाई जाती हैं, जैसे मेल के अंदर जो है वो स्पर्म में पाया जाता है और फीमेल के अंदर ओवा में पाया जाता है, और बाकी सोमेटिक सेल्स हमारे शरीर के हर एक हिस्से में पाया जाता है। सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, जिसको हम समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन के नाम से जानते हैं। ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको 11th की किताब में मिलेगी, क्योंकि 11th में ही इसको डिटेल में पढ़ना है। हम सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की, और दूसरा होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस कहने का मतलब होता है समसूत्रीय विभाजन, और मियोसिस कहने का तात्पर्य होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन सोमेटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जो वो गैमेटिक सेल्स में होता है। मैं यहाँ पे डिफाइन करके चल रही हूँ। समसूत्रीय विभाजन कोशिका विभाजन की वह अलैंगिक प्रक्रिया है जो कि वर्धित कोशिकाओं में संपन्न होती है। इस विभाजन के अंतर्गत कोशिका दो नवजात कोशिकाओं का निर्माण करती है और गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। वहीं पे बात अगर हम अर्धसूत्रीय विभाजन की करते हैं तो जनन कोशिकाओं में संपन्न होने वाली वह अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें कोई भी कोशिका 4 नवजात कोशिकाओं में विखंडित होती है और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो आपके डॉटर सेल्स होंगे, डॉटर सेल्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी होती है कितनी,
क्वांटिटी जो होगी वो होगी आपकी 2 में बटेंगे, और सेम क्रोमोसोम्स, सेम। यहाँ पे डॉटर सेल्स जो होंगे वो आपके 4 में विभाजित होंगे, यानी यहाँ पे डॉटर सेल्स की संख्या क्वांटिटी होगी 4 और गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी आधी। तो इस चीज को ध्यान देके चलिएगा। इसके साथ ही आपकी कोशिका वाला चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। मैंने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता दिया है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंडर कराती हूँ, लास्ट में आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से जान लीजिए कि किस किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक बार फिर से आपसे कहूंगी कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हो, इस क्लासेस को देख रहे हो, तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते मैं एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को रिपीट मोड में लेती हूँ, ताकि आपसे कोई भी चीज स्किप कर जाती है तो वो आप फिर से उसे देख पाओ, समझ पाओ। यहाँ पे कोशिका के संबंधित जो भी अंतर आने वाले हैं वो अंतर होंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। या फिर अगर हम बात करते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में, और भी कई चीजें हैं जैसे कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या फिर जो दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है जिसको एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएशन हो सकता है। आपके चैप्टर्स में जो टॉपिक्स दिए गए हैं कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा, कि सबसे पहले डेड सेल को किसने देखा, सेल थ्योरी किसने दी, सबसे पहले न्यूक्लियस को जो है वो इन्वेंट करने वाला कौन था, बताने वाला कौन था इसके बारे में, कि सबसे पहले केंद्रक को किसने देखा। तो ये सारे टिपिकल क्वेश्चंस होने वाले हैं जो एमसीक्यू के बेस पे पूछे जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को लेकर आता है, कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, इसमें संवहन की प्रक्रिया यानी परिसंचरण की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। तो आपको मैंने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में बताया है। ये तीनों चीजें सीरीज के हिसाब से लेकर चलिएगा। केस स्टडी के बेस पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सॉल्यूशन में अगर हम कोशिका को डिप कर देते हैं तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब वाटर सॉल्यूशन को सबसे ज्यादा, या शुगर सॉल्यूशन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाली कोशिका कौन सी होगी, किन कंडीशंस में होगी। अगली बारी आती है आपके ऑर्गेनल्स को लेके, यानी ऑर्गेनल्स जितने भी होते हैं सभी के कार्यों को आप याद करके जाइएगा, क्योंकि इनके कार्यों के आधार पर इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगली बारी आती है न्यूक्लियस को लेकर। तो न्यूक्लियस का मेन कार्य क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डॉट्स स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि कोशिका में केंद्रीय भूमिका यानी कि एज अ ब्रेन काम करता है और कोशिका को पूरी तरीके से नियंत्रित और समन्वित करने का कार्य करता है। अगला टॉपिक जो है वो आपकी कोशिका विभाजन को लेकर है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती हैं, आप उनको परिभाषित कीजिए या उनके एग्जाम्पल दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके कोशिका से पूछे जाने। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हो तो कोशिका को हैंडल करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने पूरी तरीके से 9th के इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, सिर्फ आप इस क्लास के बेस पर इससे संबंधित सारे प्रश्नों को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हो। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।